अस्सलाम वालेकुम। ईटा के पास पेपर्स में से इंग्लिश के कुछ एमसीक्यूज़ आज हम डिस्कस करेंगे। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपके डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में यूज़फुल हो सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहा करें। स्टार्ट करते हैं। ये कुछ एमसीक्यूज़ जो कि ये ब्लर नज़र आ रहे थे, इसको मैंने दोबारा से टाइप किया हुआ है। तो फर्स्ट एमसीक्यू है कि व्हाट डू यू मीन बाय इमेजरी। तो इमेजरी एक लिटरेरी डिवाइस होती है जो कि रीडर के माइंड में कुछ इमेजेस क्रिएट करवाता है लिटरेरी राइटर, और 5 सेंसेस को वो एक्सप्लोर करता है। जैसे मसलन सेंस ऑफ साइट है, साउंड, टच, टेस्ट। तो ये मेंटल इमेजेस क्रिएट करवाता है ताकि क्या हो कि उसका जो लिटरेरी पीस ऑफ राइटिंग है तो उसमें एक चार्म पैदा हो जाए। तो ये जो आंसर्स हैं लैंग्वेज परसीव थ्रू सेंसेस। तो ये जो लैंग्वेज परसीव थ्रू सेंसेस होती है ये सेंसरी लिंग्विस्टिक्स होती है। जार्गन राइटिंग ये एक प्रोफेशनल टाइप ऑफ राइटिंग होती है, और लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर ये लिटरेरी लैंग्वेज होती है। इसमें सिर्फ इमेजरी शामिल नहीं होती बल्कि और भी डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं, डिफरेंट वेज होते हैं। तो ड्राइंग पिक्चर ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि लिटरेरी राइटर इमेजरी के थ्रू एक रीडर के माइंड में इमेजेस और पिक्चर्स क्रिएट करवाता है। तो दैट इज़ द राइट आंसर। इट इज़ फुलिश टू डैश एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशंस। एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशंस जो होती हैं, आपकी कस्टम्स और ट्रेडिशंस होती हैं, उनके साथ क्या करना फुलिश हो सकता है। इनके साथ में मैंने मीनिंग्स भी लिखे हुए। इन्फ्लिक्ट ऑन, काज समथिंग अनप्लेजेंट और पेनफुल। यानी एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशंस को आप क्या कर सकते हैं कि अनप्लेजेंट या पेनफुल कोई चीज़ उनको काज कर सकते हैं, वजह बन सकते हैं। नॉक द बॉटम आउट ऑफ, उनको फेल कर लें आप सडनली, या फ्लाई इन द फेस ऑफ, गो अगेंस्ट, उनके अगेंस्ट आप जाएं या डिसोबे करें उनको। लॉक, स्टॉक एंड बैरल, बिल्कुल कम्प्लीटली उनको आप लॉक कर लें। अब देखें जो एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशंस होती हैं उनको आप इतना नुकसान एक बंदा तो नहीं दे सकता, आप ज़्यादा से ज़्यादा गो अगेंस्ट या डिसोबे करेंगे। तो इट इज़ फुलिश टू गो अगेंस्ट या डिसोबे करना या उनके अगेंस्ट जाना। फ्लाई इन द फेस ऑफ एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशन। तो ये राइट आंसर इसका सी आ जाएगा। नेक्स्ट है कि शी वेंट होम एंड सैट ऑन डैश सोफा। फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। अब देखें ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव ऐसे होता है, सबसे पहले आपकी क्वांटिटी अगर हो ना तो वो आती है, जैसे यहाँ पे कंफर्टेबल, हैर वुडन ओल्ड, हैर वुडन कंफर्टेबल ओल्ड, हैर ओल्ड कंफर्टेबल वुडन, कंफर्टेबल ओल्ड वुडन। तो इसमें हमने तरतीब कौन सी रखनी है। उसका जो सोफ़ा था वो कंफर्टेबल भी था, ओल्ड भी था, वुडन भी था। इसमें सबसे पहले क्वांटिटी को देखते हैं, फिर क्वालिटी को, फिर साइज़, एज, शेप, कलर, प्रॉपर एडजेक्टिव। इसमें नेशनलिटी होती है प्रॉपर एडजेक्टिव में, या प्लेस ऑफ ओरिजिन होती है, कहाँ ये पाया जाता है। मटेरियल आता है, फिर पर्पज़ और क्वालिफायर आता है। अब देखिए इसमें सबसे पहले क्वालिटी आएगी, फिर साइज़, एज। इसमें देखें ये वुडन क्या चीज़ है, ये आपका मटेरियल है। ओल्ड ये उसकी उसमें आ जाती है, एज में आ जाती है ये चीज़। कंफर्टेबल ये उसकी क्वालिटी में आ जाती है। अब देखें राइट आंसर इसका डी होगा, क्योंकि कंफर्टेबल सबसे पहले ये क्वालिटी आएगी, उसके बाद एज, और लास्ट में वुडन ये मटेरियल लास्ट में डिस्कस होगा। तो क्या होगा, शी वेंट होम एंड सैट ऑन हर कंफर्टेबल ओल्ड वुडन सोफ़ा। तो इसी चीज़ को प्रैक्टिस करने के लिए कुछ मैंने ये 2-3 सेंटेंसेस दिए हुए यहाँ पे। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव को आपने प्रैक्टिस करना है। ही वांटेड ग्रे आ मेटल टेबल। अब इसमें देखें ग्रे क्या चीज़ है, ये आपका कलर है। मेटल ये आपका मटेरियल है, किस चीज़ से ये बना है टेबल। तो अब देखें ग्रे पहले आ जाएगा, तो राइट आंसर क्या होगा, वी वांटेड अ ग्रे मेटल टेबल। इसी तरह ही बॉट वुलन ब्रिटिश फैबुलस सूट। वुलन ये मटेरियल में आ जाता है, और ब्रिटिश ये आपका प्रॉपर एडजेक्टिव में आ जाता है। तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव जाहिर सी बात है बाद में आएगा। ही बॉट अ फैबुलस ये क्वालिटी आ जाती है, क्वालिटी शुरू में आती है। ब्रिटिश वुलन सूट, तो ये वुलन चूँकि ये मटेरियल है तो ये लास्ट में आएगा, और नेशनलिटी ब्रिटिश ये दरमियान में आ जाएगी, और क्वालिटी पहले आ जाएगी, फैबुलस।
दे हैव डच ब्लैक बाईसाइकिल। अब देखें ब्लैक कलर है तो कलर पहले आ जाएगा और डच नेशनलिटी ये बाद में आ जाएगा। दे हैव अ ब्लैक डच बाईसाइकिल्स। नेक्स्ट है कि आई वुड रिलैक्स द रूल इफ आई वर द हेड ऑफ दैट कंपनी। द गिवन सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये जो सेंटेंस है ये किस चीज़ की एग्जाम्पल है? कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1, 2, 3। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है। कंडीशनल सेंटेंस में ये डिफरेंट टाइप्स होती हैं उनकी, कंडीशनल 1, 2, 3। इसमें कोई कंडीशंस होती हैं जो फुलफिल होती हैं या नहीं होती। ये देखें जो कंडीशनल 1 होता है ये फ्यूचर कंडीशन होती है बेसिकली, कि आई विल आंसर इफ़ ही कॉल्स मी। अगर वो मुझे कॉल करता है तो मैं जवाब दूंगा, ये फ्यूचर कंडीशन जो कि फुलफिल हो सकती है। और कंडीशन 2 होती है, ये प्रेजेंट कंडीशन होती है जो कि फुलफिल नहीं होती। इफ़ आई वर रिच, चूँकि मैं रिच नहीं हूँ तो आई वुड नेवर वर्क अगेन। इफ़ आई वर रिच, अगर मैं रिच होता तो आई वुड नेवर वर्क अगेन, तो मैं कभी दोबारा काम ना करता। तो ये हो तो नहीं सकती फुलफिल, चूँकि रिच में हूँ नहीं, तो इसलिए क्या है आई वर, इफ़ आई वर रिच। तो ये प्रेजेंट कंडीशन होती है जो कि फुलफिल नहीं हो सकती। तो ये पास्ट कंडीशन होती है जो कि पास्ट में फुलफिल नहीं हुई। इफ़ शी हैड अराइव्ड 5 मिनट्स अर्लियर, तो पास्ट में अगर वो माजी में किसी टाइम पे 5 मिनट पहले वो अगर वो पहुंची होती तो शी वुड हैव सीन द शो, होल शो, तो वो उसने वो देखा होता शो। तो ये क्या चीज़ है? अब देखें इसमें आप आई वुड रिलैक्स द रूल, मैं रूल्स को रिलैक्स कर लेता। देखें ये प्रेजेंट कंडीशन है। इफ़ आई वर द हेड ऑफ दैट कंपनी, अगर मैं होता तो हेड, तो ये है तो नहीं ना हेड उस कंपनी का, तो इसलिए क्या चीज़ है कि ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाती। तो ये कंडीशनल 2 की जो एग्जांपल्स होती हैं ना, कंडीशनल 2 में क्या होता है कि एक पास्ट इफ़ क्लास के साथ पास्ट में आप बात करते हैं और फिर आई वुड के साथ जो सेकंड क्लास होता है, तो ये सजेस्ट करता है कि प्रेजेंट में कोई कंडीशन जो फुलफिल नहीं हो पाती। ठीक है, तो ये बी कंडीशनल टाइप 2 की ये एग्जांपल है। नेक्स्ट है कि आई हैव स्टिल डैश फ्रेंड्स लेफ्ट टू अप्रोच फॉर हेल्प। मेरे पास अभी भी डैश फ्रेंड्स लेफ्ट टू अप्रोच फॉर, कितने दोस्त हैं जिनकी मैंने अभी अप्रोच, जिनको मैंने नहीं किया हेल्प के लिए। अब देखिए इसमें फ्यू और अ फ्यू, द फ्यू और अ वेरी फ्यू ये मोस्टली इस्तेमाल नहीं होते। इसमें फ्यू और अ फ्यू को हमने देखना है। ऑल शी वांटेड वाज अ फ्यू मोमेंट्स ऑन हर ऑन। अ फ्यू से मुराद होती है सम या स्मॉल नंबर, जबकि फ्यू से मुराद होती है नॉट मेनी या ऑलमोस्ट नन। तो फ्यू बहुत कम होता है और अ फ्यू क्या होता है? अ फ्यू यानी कि कुछ। तो इसमें हम देख सकते हैं कि आई हैव स्टिल अ फ्यू फ्रेंड्स लेफ्ट, तो कुछ दोस्त तो अभी हैं ना जिनकी मैंने अभी मदद लेनी है, जिनको मैंने अभी अप्रोच करना है। तो अगर हम सिंपल फ्यू लगा लें तो नॉट मेनी या ऑलमोस्ट नन के सेंस में आ जाएगा। ठीक है, तो फ्यू बहुत कम और अ फ्यू कुछ, तो ये राइट आंसर ए आ जाएगा। नेक्स्ट है कि शी इज नॉट कट आउट फॉर दिस काइंड ऑफ वर्क, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ब, अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब। तो कट आउट का मतलब क्या होता है? सूटेबल, रिमूव्ड, अवेलेबल या अराइव। तो शी इज नॉट कट आउट मीन कि शी इज नॉट रिमूव्ड फॉर दिस काइंड ऑफ वर्क। कट आउट से मुराद होती है किसी को निकालना, उसको एक्सक्लूड करना। नेक्स्ट है कि व्हाट इज सिस्टेट, चूज द करेक्ट आंसर। तो ये सिस्टेट जो होती है ना, तो लास्ट 6 लाइंस होती हैं सोनेट की। सोनेट में 14 लाइंस की ये पोएम होती है सोनेट, तो उसकी जो लास्ट 6 लाइंस होती हैं उसको सिस्टेट कहा जाता है। I wonder if Sarah will be coming with us. The underlined part of the sentence is, अब देखें एक पार्ट ये है ना, आई वंडर, मैं हैरान होता हूँ। देखें आई सब्जेक्ट है, वंडर ये प्रीडिकेट है। तो इसी तरह जो फ्रेज होता है ना, तो फ्रेज में सब्जेक्ट प्रीडिकेट नहीं होता। अब देखें इसमें सारा सब्जेक्ट है तो विल बी कमिंग विद अस ये प्रीडिकेट है, तो इट मीन्स कि ये फ्रेज नहीं है। ठीक है, तो फ्रेज कैसे होता है? जैसे मसलन आप कहें ना कि साराज ब्यूटीफुल हेयर, तो वो एक नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है, एक सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। तो वो उसमें सिर्फ सब्जेक्ट होता है, सारा के खूबसूरत बाल, तो वो एक चीज़ है।
तो इस तरह से सारा विल बी कमिंग विद अस, ये एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों इसमें आ जाते हैं, तो ये क्लास है, इफ क्लास है ये। तो हमने देखना है कि ये प्रेपोजिशनल एडजेक्टिव क्लास है या नाउन क्लास है। तो ये एडजेक्टिव क्लास तो है नहीं, ठीक है, किसी नाउन के साथ तो ये यूज़ नहीं हुआ हुआ कि ये एडजेक्टिव हो। तो ये आई सब्जेक्ट वंडर वर्ब और ये एज ए ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये यूज़ हो रहा है, तो इट मीन्स के ये एक नाउन क्लास के तौर पे यहाँ पे यूज़ हो रहा है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द यूजुअल एडुलेशन ऑफ द ऑफिसर्स मस्ट एंड। तो चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग। तो एडुलेशन से मुराद होती है आप उनकी फ्लैटरी करते हैं या प्रेज करते हैं, बेजा तारीफ़ करते हैं। तो इस बेजा तारीफ़ का उल्ट क्या होगा? डेफिनेटली ये कंडेमनेशन, उनको आप कंडेम करते हैं, उनकी आप मजम्मत करते हैं, तो ये क्या है? ये उल्ट अपोजिट आ जाता है इसका मीनिंग। हर डिबोनियर मैनर्स वर नोटिस बाय एवरीवन प्रेजेंट इन द सिटी। उसके किस तरह के मैनर्स जो है ना हर एक ने नोट किए। अपोजिट इसमें भी हमने देखना है, चूज द अपोजिट वर्ड। अब देखें डिबोनियर जो है ना ये कर्टियस या प्लेजेंट अच्छे मैनर्स होते हैं, तो चीयरलेस तो ये इसका मीनिंग तो नहीं होगा अपोजिट, ठीक है। तो ये स्टिफ सख्त इसके उसमें उल्ट में आ जाता है। देखें ना प्लेजेंट या कर्टियस के जो उल्ट में आता है ना अपोजिट में, वो स्टिफ वर्ड आ जाता है। नेक्स्ट है कि वेनिटी इज ऑफन नोटिसेबल इन अ ग्रेट लीडर। तो एक बड़े लीडर में वेनिटी यानी गुरूर उसको नोट कर दिया जाता है। तो नियरेस्ट इन मीनिंग वर्ड को हमने अंडरलाइन करना है, उसको हमने देखना है। देखें ना वेनिटी गुरूर होता है, तो डिज़ायरेबल, एडमिरेबल, विजिबल, रिमार्केबल, ये नोटिसेबल को हमने देखना है, ठीक है। तो नोटिसेबल क्या होता है? डेफिनेटली नोटिसेबल जो चीज़ होती है वो विजिबल होती है। अब देखें डिज़ायरेबल या एडमिरेबल या रिमार्केबल ये अलग मीनिंग्स हैं इनके। तो विजिबल जो नज़र आने वाली चीज़ होती है नोटिसेबल। His unscrupulous act would only tantamount to revenge and destruction। उसका ये जो गलत किस्म का जो एक्ट है ना सिर्फ क्या करेगा कि डिस्ट्रक्शन लाएगा, डिस्ट्रक्शन के यानी कि काज इक्वल रिजल्ट या रेपिटिशियस। तो इसमें हमने नियरेस्ट मीनिंग देखना है। तो टेंटामाउंट का मतलब होता है कोई चीज़ जो किसी चीज़ के बराबर होती है, यानी कि उसका गलत किस्म का रवैया तबाही के बराबर ही करेगा कुछ, ठीक है। तो ये बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है कि अ रेलवे लाइन दैट इज नो लॉन्गर यूज्ड इज डैश यूज्ड। एक रेलवे लाइन जो अब यूज नहीं होती तो वो इसमें हमने प्रीफिक्स लगाना है, ओवर यूज्ड, मिस यूज्ड, डिस यूज्ड, इन यूज्ड। अब देखें जो एक रेलवे लाइन जो अब यूज नहीं हो रही तो डेफिनेटली वो क्या है? ओवर यूज्ड है, ठीक है। तो मिस यूज तो वो नहीं हो सकती। डिसयूज्ड और इन यूज्ड ये जो प्रीफिक्सेस हैं ये इसके साथ यूज़ के साथ नहीं यूज़ होते, ठीक है। तो ये ओवर यूज्ड राइट आंसर आ जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है इससे आपको इंग्लिश के एमसीक्यूज़ और ग्रामर्स के हवाले से कुछ नई चीज़ें आपको मिली होंगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट अगले पार्ट के साथ बहुत जल्द मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और इस चैनल का भी। मिलते हैं फिर आपसे। अल्लाह हाफिज़।